Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to teach you chapter number 1, Introduction to Biology. So, पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन जो है उसको क्लियर करेंगे. बायोलॉजी एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. बायो मीन लाइफ एंड लॉगी मीन स्टडी, थॉट और रीजनिंग. तो अगर हम इसको एक लाइन के अंदर लिखेंगे तो ये बनेगा बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ. यानी कि जिंदगी का मुतालिया जो है वो आपके पास बायोलॉजी कहलाता है. सो ये सारा आगे चलने से पहले हमें लाइफ का पता होना चाहिए. ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली बायोलॉजिस्ट से जो आपके पास आपका इंटरव्यू होता है उसके अंदर पूछा जाता है या फिर वाइवा के अंदर पूछा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, सो लाइफ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? लाइफ इज ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग. सो आपके पास ऐसी बुनियादी जो हैं वो खसूसियात हैं जो जानदार अजसाम को, जो गैर जानदार जो होते हैं उनसे या बेजान जो होते हैं उनसे डिस्टिंग्विश करता है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? पहली बात है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से मिलकर बना होगा. आइदर वो मल्टी सेलुलर होगा या फिर वो यूनिसेलुलर होगा. अगर तो वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनेगा तो आप उसको बोलते हैं मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. तो आप उसको बोलते हैं दैट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसमें जो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बड़ी कंप्लेक्स होती है. मतलब उसके ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आईज हो गई, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं आईज हो गई, उसके बाद स्टोमिक हो गया, फिर इसी तरह से सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया. तो इसमें जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लेक्स होती है. इसी तरह से दूसरे जो है वो आपके पास यूनिसेलुलर हैं, वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनको फिर हम आगे फिर दो में डिवाइड करते हैं. वो कौन से? आपके पास प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं. एक बात याद रखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये जो है आपके पास यूकैरियोटिक्स ही होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. फिर जो प्रोकैरियोट हैं इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म दे लैक membrane bonded organelles. इनके पास जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होती. मिसाल के तौर पर मैं इसका मतलब देखूं तो प्रो का मतलब है पहले, और कैरियोट्स जो है वो कैरियन से निकला हुआ न्यूक्लियस. इट्स मीन कि इनमें न्यूक्लियस नहीं था. न्यूक्लियस बनने से पहले जो ये सेल थे ये आपके पास प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं. इसके बाद आपके पास आते हैं यू. यू का मतलब है ट्रू. कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, यू कैरियन, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है. जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपके पास इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. लाइक इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, लाइसोसोम होंगे, न्यूक्लियस होगा. तो ये आपके पास कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल. फिर इनके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके पास चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, इनके पास अपना जीनोम होता है. आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ जीन्स, या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनके पास होती है. यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके पास अपना डीएनए जो है वो एक खास क्रोमोसोम की फॉर्म में या फिर प्लास्टिड्स की फॉर्म में जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद होगी. फिर डियर स्टूडेंट्स, अगला कैरेक्टर है लाइफ का, वो है मेटाबॉलिज्म. तो याद रख लें जहां पर लाइफ होगी वहां पर मेटाबॉलिज्म लाजमी होगा. मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. सो याद रखें मेटाबॉलिज्म में आपके पास कैटाबॉलिक भी होते हैं, मतलब बड़ी चीजों को काट के छोटी चीजों में कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है.
और फिर दूसरा आपके पास आते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि सिंपलर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ये किस चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं? बॉडी एक्टिविटीज को। इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको बॉडी एक्टिविटी के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो फिर जब ये बॉडी एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रोथ भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ग्रो इन साइज। याद रख लें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ग्रोथ जो है वो करते हैं, अपने साइज के अंदर इजाफा करते हैं। फिर एज वेल एज रिप्रोडक्शन, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है या लाइफ का एम पॉइंट है, रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। ये क्या चीज कहलाती है? रिप्रोडक्शन। और फिर लास्ट आपके पास आता है लाइफ का सबसे अहम कैरेक्टर जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ देयर इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि अंदरूनी माहौल को जो है वो जानदार कंट्रोल करके रखते हैं, और ये चीज आपके पास कहलाती है होमियोस्टेसिस। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितनी तरह के हैं। यहां से हमारी ब्रांचेस स्टार्ट भी होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? या तो हमारे पास आते हैं प्लांट्स, या फिर हमारे पास आते हैं एनिमल्स, या फिर हमारे पास आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बात हमें पता चली कि लाइफ जो है वो 3 फॉर्म्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। प्लांट्स की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ऑन द अर्थ। तो अब हम आगे देखते हैं कि चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसकी ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, तो ब्रांचेस यहां से स्टार्ट हो रही हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स को हम बोलते हैं बुटैन। बुटैन का जो असली जो वर्ड है मेरा बेटा, इसका मतलब ये होता है गार्डन। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट, तो प्लांट की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ प्लांट आपके पास क्या कहलाएगी? बॉटनी। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आपने ये भी तो शेर भी सुना है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। ये बूटा, बूटा से बॉटनी। आप कहते हैं बूटा प्लांट को कहते हैं ना, तो इस वजह से आप इसको कह सकते हैं बॉटनी जो है, इसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जू के अंदर जाते हैं, जू में क्या चीज होती है? एनिमल्स होते हैं। तो जू का मतलब हो गया एनिमल, एंड लॉगी का मतलब हो गया स्टडी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। जूलॉजी भी आप इसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल, सिंपल वे में आप इसको ऐसे कह सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स विच are not seen by the naked eyes are called microorganism, and the study of microorganism is called microbiology। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके पास कौन कौन से हैं? लाइक बैक्टीरिया हो गए, इसी तरह से आपके पास पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इनकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर जो जो ब्रांचेस पढ़ी हैं वो कौन सी हैं? वो आपके पास हैं इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, पेलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ज़ूजियोग्राफी। ये 10th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के आए हैं। मैं फिर भी इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं। इकोलॉजी किसको कहते हैं? इकोसिस्टम से निकला हुआ है। इसके अंदर आप लिविंग और नॉन लिविंग
जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of relationship with living organisms and their environment. environment का जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से निकला हुआ है। एम्ब्रियो क्या चीज है? जब मेल से स्पर्म या फीमेल से जो है एग फ्यूज होते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट में फर्दर डिवीजन होकर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर जो है वो बेबी बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की स्टडी है, आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फंक्शन से निकला है। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ which deals with the study of functions performed by the body। मतलब बॉडी के जो ऑर्गन है या फुल बॉडी है जो वो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो आप किसके अंदर डील करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल। शक्ल चूंकि बैरूनी होती है तो आप कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी, एना का मतलब होता है इन, टॉमी का मतलब है टू कट। मतलब किसी चीज को काट के उसके अंदरूनी जो ऑर्गन है या अंदरूनी उसका जो माहौल है उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आपके पास आता है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी का वर्ड जो है, पेलियो का वर्ड फोसिल्स के लिए यूज किया गया है। फोसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जो कई सालों से जमीन के नीचे दब गए हैं तो वो फोसिल्स की फॉर्म इख्तियार कर जाते हैं, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी की आगे फिर दो ब्रांचेस हैं। अगर तो प्लांट के होंगे फोसिल्स तो वो कहलाएगा पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी। अगर बेटा वो एनिमल्स के होंगे तो वो कहलाएगा पेलियोजूलॉजी। तो ये आपके पास आगे फिर इसकी फर्दर दो ब्रांचेस आ जाती हैं। फिर आता है नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। जो हिस्ट का मतलब है वो होता है टिश्यू। अब टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल आई के अंदर आपके पास आई के टिश्यूज होंगे और वो सारे टिश्यू देखने में मदद करेंगे। स्टोमिक के अंदर जो टिश्यू हैं वो स्टोमिक के टिश्यूज होंगे, वो खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? विरासत को, इनहेरिटेंस को। आपके पास जेनेटिक्स का मतलब है विरासत। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। या आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स विच आर transfer from parents to their offspring is called genetics। next आपके पास आता है zoology। zoo का मतलब है एनिमल और इसी तरह से जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब आपके पास ओवरऑल जो है वो अर्थ के ऊपर जो है वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फैले हुए हैं। इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होगा इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। ये चीज जो है कहलाएगी जूओजियोग्राफी। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the structure of organism, the cells and their organelles at molecular level। तो बेटा याद रखें कि अगर आप इवन दैट सेल्स की स्टडी कर रहे हैं या फिर आप ऑर्गेनेल्स की कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप देखने जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हैं, और फिर जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं आइदर वो ऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक हैं। ये सारा आप किसके अंदर पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो इन्वायरमेंट से निकला है मेरा बेटा, इन्वायरमेंट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आपके पास जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, माहौल के साथ जो ताल्लुक है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। एज वेल एज हम इसके अंदर पढ़ते हैं इंपैक्ट ऑफ ह्यूमंस, कि जो ह्यूमंस का इंपैक्ट है, क्या असर अंदाज कर रहे हैं ऑन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमंस जो असर अंदाज हो रहे हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर हम बोलते हैं ऐसा वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो। मसलन आपके पास लेक्स आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, कैनाल्स आ जाती हैं, तो ये जो ऑर्गेनिज्म इन चीजों के अंदर रह रहे होंगे उसको हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी बोलेंगे। डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर एंड कैनाल्स वगैरह। तो ये आपके पास कहलाएगी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास आएगा मैरीन। मैरीन का वर्ड जो है वो सीज एंड ओशंस के लिए यूज किया गया है। तो इसके अंदर हम ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ेंगे जो ओशंस और सी वगैरह के अंदर रहते हैं, जहां पर पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसको हम मैरीन वाटर बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ marine life and physical and chemical characteristics of sea acting as factor for marine life, के जो आपके पास ओशन है उसका जो वाटर है वो किस तरह से लाइफ को जो है वो उसके ऊपर इंपैक्ट अपना डाल रहा है, ये भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। एज वेल एज और मैरीन लाइफ के कैरेक्टर आप पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह की फिश वगैरह रहती हैं, या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मैरीन में रहते हैं बट वो फ्रेश वाटर में नहीं रहते, इस तरह से। या जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनमें फ्रेश वाटर की निस्बत मैरीन वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म उनमें कौन कौन सी चेंजेस पाई गई हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट का जो वर्ड है ये हम किसके लिए ऑर्गेनिज्म किसके लिए यूज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं जो किसी दूसरे जानवर पर रहता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है एंड गेट फूड एज वेल एज शेल्टर, उससे फूड भी लेता है और शेल्टर भी लेता है और उसके अगेंस्ट हार्म करता है अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को। इसकी एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल आपके पास लाइस है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो लाइस क्या करती है, ह्यूमन से ब्लड सक करती है, इट्स मीन अपनी फूड ले रही है, एज वेल एज ह्यूमन से अपना शेल्टर ले रही है और अगेंस्ट उसके ह्यूमंस को हार्म दे रही है, नुकसान दे रही है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। और इसकी स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। इसमें आप उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो किस तरह से अपनी खुराक जो है वो ले रहा है, ये भी आप इसके अंदर, उसका बिहेवियर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, उसकी सारी जो है वो आप करेंगे, वो आपके पास पैरासाइटोलॉजी के अंदर आएगा। उसके बाद है ह्यूमंस बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन देखें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। सिंपली मैन की जो स्टडी है वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्टडी ऑफ मैन, वो ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगी। इसमें आप फिर देखें, ह्यूमंस की आप एनाटॉमी करेंगे, ह्यूमंस की आप मॉर्फोलॉजी करेंगे, ह्यूमंस की आप साइटोलॉजी करेंगे। सो जितनी बाकी भी ब्रांचेस हैं उन सब की स्टडी आप ह्यूमंस बायोलॉजी के अंदर करते हैं, मतलब जो ह्यूमंस से रिलेटेड होंगी, ये कहलाएगी ह्यूमन बायोलॉजी। फिर आता है सोशल बायोलॉजी। This is a branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings. तो याद रख लें, हम वैसे भी ये वर्ड बोलते हैं कि ये बंदा बड़ा सोशल है। सो हम इससे क्या कहते हैं कि इसके रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनशिप किसके साथ हैं,
अपनी कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी क्या चीज होती है, जहां पर लोग रह रहे होते हैं, तो अपनी कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुक होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सोशल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का पता है आपको, लाइफ के, लाइफ और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लाइफ के ऊपर। क्यों? फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड को सर्विसेज देने के लिए आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसे मादे, ऐसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ह्यूमंस को जो है वो बेनिफिट दे, या फिर आप ह्यूमंस के अंदर ऐसी चेंजेस लेकर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, लाइक जीन थेरेपी है, जिससे ह्यूमंस को अल्टीमेट जो है वो फायदा पहुंचे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले बोल दिया कि आप दूसरे जानदारों को इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सिस्टम्स और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। आपके मैनकाइंड को, यानी कि इंसानों को जो है वो सर्विसेज परफॉर्म वो दे रहे हैं। ये आपके पास क्या कहलाती है? बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की आखिरी जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। The use of technology on the living organism to get some beneficial products for the service of mankind। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी अगर आप करें तो। थैंक यू। इंशाल्लाह कल जो होगा वो नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। थैंक यू।